बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन पे। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन है क्या, इसकी इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं, इसकी डेरिवेशन क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। हम लोग अपने डिपेंडेंट वेरिएबल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से चेंज आता है उसको मेजर करना चाहते हैं। अब इसको मेजर करने के लिए हम लोग जो टूल यूज़ करते हैं वो कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन का है। मसलन देखें कि आपके जो मार्क्स हैं वो डिपेंड करते हैं आपके स्टडी आवर्स पे, आपके आईक्यू के ऊपर, आपके कॉलेज पे, आपके घर पे, आपकी फैमिली इनकम के ऊपर, आपकी फ्रेंडशिप्स के ऊपर, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर। बेशुमार फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपके मार्क्स डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज़ करते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमारे मार्क्स जो हैं वो स्टडी आवर्स और आईक्यू के साथ किस हद तक कोरिलेटेड है। अब हम प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबिलिटी को जज कर रहे हैं जो स्टडी आवर्स और आईक्यू की वजह से हमारे मार्क्स में मौजूद है। इसको मेजर करने के लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन मालूम करते हैं। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। मज़ीद देखें, हार्ट अटैक जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे हाइपरटेंशन है, फैमिली हिस्ट्री है, आपका डाइट प्लान है, आपकी डेली रूटीन की लाइफ है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हार्ट अटैक को मुतय्यन करता है। हम ये मेजर करना चाहते हैं कि हार्ट अटैक का मेजर जो सोर्स है, मेजर जो फैक्टर है वो कौन सा है और उसकी वजह से कितने % चांसेस हैं कि हार्ट अटैक अक्कर होगा। इसके लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन मेजर करते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर measures the proportion of variability independent variable explained by its linear relationship with independent variables x1 and x2. It is the ratio between y explained by linear regression equation to the total variation. अब ये जो वेरिएबिलिटी है यानी ये रेशो है बिटवीन एक्सप्लेन्ड वेरिएशन एंड टोटल वेरिएशन। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन वो है जो रिग्रेशन इक्वेशन की वजह से एक्सप्लेन्ड हो रही है, और टोटल वेरिएशन है जो हमारे डाटा में टोटल वेरिएबिलिटी है। अब इसको हम मेजर करते हैं रेशो बिटवीन एक्सप्लेन्ड वेरिएशन एंड टोटल वेरिएशन से। ये ऊपर वाला फैक्टर जो है ये एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है और नीचे वाला फैक्टर जो है ये टोटल वेरिएशन है। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन इसे हम इस वजह से कहते हैं कि ये जो वाई कैप है ये फिटेड रिग्रेशन मॉडल है, फिटेड रिग्रेशन इक्वेशन है। इसकी वजह से जो वेरिएशन हम जनरेट कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। और वाई जो है ये हमारा ऑब्जर्व्ड मॉडल है, इसकी वजह से जो वेरिएशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारा टोटल वेरिएशन है। 0 to 1 इसकी रेंज है। अब ये जो टोटल वेरिएशन है इसको हम फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से। जो हमारा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है y माइनस वाई कैप का स्क्वायर, ये हम मेजर करते हैं इस फार्मूले से। अब ये फार्मूला कैसे बना है, ये हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है y ऑन x1 एंड x2। तो इस पूरी इक्वेशन को आप y से मल्टीप्लाई करवाएं
और साथ समेशन अप्लाई करके दूसरी तरफ ले आए तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन जो है इसको हम टोटल में से ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन निकाल दें तो फिर ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब इसी चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर is the ratio between explained variation and total variation. ESS stand for explained sum of square, TSS stand for total sum of squares. टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, ये डेविएशन फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं स्मॉल वाई स्क्वायर का समेशन। सिमिलर पैटर्न ये जो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है इसको हम डेविएशन फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं और ये इसका फार्मूला। यहाँ पर स्मॉल लेटर यूज़ हुए हैं एक्स और वाई के, तो ये हमारे डेविएटेड वेरिएबल्स हैं। इसी तरह जो समेशन वाई एक्स 1 है इन फॉर्म ऑफ डेविएशन, ये फार्मूला इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा। सिमिलर पैटर्न डेविएशन फॉर्म में वाई एक्स 2 ये फार्मूला है, तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा। इससे आर स्क्वायर को इन फॉर्म ऑफ डेविएटेड वेरिएबल्स हम इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारे पास डेविएशन फॉर्म में कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन का फार्मूला। अब ये हम अगर इसका फर्दर सॉल्यूशन लिख लें तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है, तो इसको आप ऊपर रख लें और ये समेशन वाई स्क्वायर नीचे, इन दोनों को सॉल्व करें तब भी ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको इंटरप्रेट करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन जो है इसका मतलब क्या है। इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में आंसर जो आता है उसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं एक आम आदमी को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर हमारे पास आर स्क्वायर वाई डॉट 1 2 कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन है, इसका आंसर आ जाता है 0। तो इसका मतलब है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर वेरिएबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से बिल्कुल भी नहीं है, यानी नन ऑफ वेरिएबिलिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 और x2। मतलब कि y में जो वेरिएशन आ रहा है उसका जिम्मेदार x1 और x2 नहीं है। अगर आर स्क्वायर का आंसर हमारे पास है 0.93, तो हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 93% वेरिएशन जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल y में आ रही है वो एक्सप्लेन्ड होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 और x2 की वजह से। यानी 93% वेरिएबिलिटी जो y में है उसकी जिम्मेदारी x1 और x2 पर है एंड 7% वेरिएशन बिलोंग्स टू रैंडम फैक्टर। अब जो 7% है वो अदर फैक्टर्स की वजह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में आ रही है। अगर आर स्क्वायर वाई डॉट 1 2 का आंसर आ जाए 1, तो इसका मतलब है कि 100% वेरिएशन जो है डिपेंडेंट वेरिएबल में उसकी जिम्मेदारी x1 और x2 पे आयद होती है। अब ये जो 100% वेरिएबिलिटी है वो बिलोंग्स टू x1 एंड x2, 0% वेरिएशन बिलोंग्स टू रैंडम फैक्टर। अब इन तीनों केसेस को ऑब्जर्व करते हुए हम एक डायग्राम के अंदर इनको शो कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व करें कि ये एक हमने डायग्राम जो है ये बनाई है, ये हमारी मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल की लाइन है। y कैप a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2, ये हमारी एस्टिमेटेड फिटेड लाइन है। और ये चूँकि प्रॉपर्टी है कि ये पॉइंट से गुजरती है x बार और y बार से, तो इसी मुनासबत से हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जितनी ज़्यादा लाइन ऊपर की तरफ उठेगी
उतनी ही वेरिएबिलिटी एक्सप्लेंड होगी जो कि रिग्रेशन लाइन से हो रही है। वाई कैप माइनस वाई बार, ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा एक्स बार और वाई बार शो हो रहे हैं। आप ऑब्जर्व करें, ये वाई बार है, ये एक्स बार है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये लाइन जो है पास हो रही है। तो वाई कैप ये लाइन है, इसमें से आप वाई बार माइनस कर दें तो ये पॉइंट आ रहा है। और अगर ये जो वाई है इसको हम प्रोजेक्ट कर लें आगे, तो आप ऑब्जर्व करें कि अगर वाई में से, यानी ये जो हमारे पास वेरिएबल है वाई, इसमें से अगर ये वाई कैप को माइनस करें तो फिर ये फॉर्म हमारे पास आ रही है, ये अनएक्सप्लेन्ड है। इसमें से अगर हमने वाई बार की कीमत माइनस की है, अगर इसमें से वाई बार निकाला ये वाला पॉइंट, तो ये बना एक्सप्लेन्ड, और अगर वाई में से ये निकाला तो ये बना अनएक्सप्लेन्ड, और इन दोनों का जो सम है वो बन गया टोटल वाई माइनस वाई बार। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम 3 पार्ट्स में लिखें तो हमारे पास टोटल वेरिएशन इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएशन प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ये फॉर्म जो है, ये इक्वेशन जो है, ये हमारे पास बिल्डअप होती है। टोटल वेरिएबिलिटी, ये एक्सप्लेन्ड वेरिएबिलिटी जो रिग्रेशन लाइन से अटैच है, ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन जो वाई वेरिएबल से अटैच है। अब अगर हम इसको, ये वाली टर्म जो है इसको उठा के हम दूसरी तरफ ले आएँ और फिर y माइनस वाई बार के स्क्वायर पर डिवाइड कर लें ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास ये फार्मूला जो है ये बिल्डअप होगा। ये फार्मूला भी कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन के लिए ही हम यूज़ करते हैं। अब हम एक ग्राफ के ऊपर इसी कॉन्सेप्ट को मज़ीद स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट पिक्चर्स, 3 डिफरेंट स्कैटर प्लॉट के ऊपर इसकी इंटरप्रिटेशन की है। अगर हमारे पास आर स्क्वायर का आंसर 0.04 आ रहा है तो वहाँ पर वेरिएबिलिटी जो है वो इस तरह की है, यानी अराउंड सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल लाइन, जो वैल्यूज़ की स्कैटरनेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसका मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो रिग्रेशन लाइन के ऊपर या रिग्रेशन लाइन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है। अब दूसरी तरफ देखें कि अगर आर स्क्वायर का आंसर हमारे पास है 0.80 है, तो वो जो वेरिएशन बहुत दूर दूर थी ऑब्जर्वेशंस की, वो अराउंड रिग्रेशन लाइन करीब हो गई। यहाँ पर नोट करें कि जो वैल्यूज़ की वेरिएबिलिटी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पिक्चर। मज़ीद देखें, अगर आर स्क्वायर का आंसर हमारे पास आ रहा है 0.99, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हाईली कोरिलेटेड है विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस वजह से यहाँ पर तमाम ऑब्जर्वेशन जो हैं वो ऑलमोस्ट लाइन के ऊपर ही फॉल कर रही हैं, और लाइन से जो ऑब्जर्वेशन कुछ थोड़ा बहुत दूर है तो वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो ना होने के बराबर उनका डिफरेंस है। तो इस वजह से इसको हम ज़्यादा परफेक्ट मॉडलिंग कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो वेरिएबल के हाईली रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रही है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें 99% वेरिएशन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ बिलोंग कर रही है। अब हम एक न्यूमेरिकल के ऊपर कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन को मेजर करते हैं। ये हमारे पास डाटा है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं x1, x2 एंड x3। हम लोग कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन मालूम करना चाहते हैं आर स्क्वायर 3.12। तो इस वजह से हम पहले मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट करेंगे x3 ऑन x1 एंड x2, फिर हम इसके ऊपर कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन निकाल सकते हैं। अब ये जो
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x1 और x2, इन दोनों का आपने स्क्वायर ले लिया। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है x3, इसका भी आपने स्क्वायर ले लिया। x1 और x2 को मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम खुल गया। x1 x3 को मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम आ गया। x2 और x3 को मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम आ गया। इन सभी कॉलम्स को आपने सम अप कर लिया। सम अप करने से हमारे पास ये सम जो है ये आ गए। अब इसके ऊपर हमने पहले मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करना है, जिसमें x3 वेरिएबल जो है वो x1 और x2 पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए हम डेविएशन फॉर्म यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। ये हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, जिसमें x3 डिपेंड करता है x1 और x2 पे। हम अपने कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में, डेविएटेड लेटर्स में कन्वर्ट करते हैं। इसमें x1 का स्क्वायर ये कैपिटल वेरिएबल्स की सूरत में इसके इक्वल है। यहाँ पर कीमतें रखें जो कॉलम आपने बनाए हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न समेशन x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, इनके लिए हम ये फार्मूलाइज यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह जो प्रोडक्ट है x1 x2, x1 x3, x2 x3, उनके लिए हम ये फार्मूलाइज जो है ये यूज़ कर रहे हैं, इनमें कीमतें रखना है। अब हमने निकालना है x1 2 3 बार, x1 बार, x2 बार, x3, ये फार्मूलाइज हमने मीन के लिए यूज़ किए। डेविएटेड मॉडल के अंदर जो b1 और b2 हैं, स्लोप्स जो हैं, इनके फार्मूलाइज हमारे पास ये हैं। इसके ऊपर डिटेल में हम लेक्चर जो है बना चुके हैं डेविएशन मेथड की मदद से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की फिटिंग। ये फार्मूलाइज कैसे ड्राइव हुए हैं, यहाँ पर हम सिर्फ इनको अप्लाई कर रहे हैं। इनकी कीमतें हमने ऊपर निकाल ली हैं, तो इनकी कीमतें रखने से ये हमारे पास b1 का आंसर आएगा। इस फार्मूले में कीमतें रखेंगे तो ये हमारे पास b2 का आंसर आ रहा है। अब b0 की वैल्यू निकालने के लिए हम ये फार्मूला जो है ये यूज़ कर रहे हैं। ये मीन्स भी हमने निकाली हैं, b1 b2 भी हम निकाल चुके हैं। इनको हम इसमें पुटअप करेंगे तो इससे b0 का आंसर आ गया। ये हमारा मॉडल जो है ये फिट हो गया। अब हमने निकालना है टोटल सम ऑफ स्क्वायर, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर एंड अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है टोटल सम ऑफ स्क्वायर का, ये फार्मूला है एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर का, और ये है अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर का। टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसमें कीमतें रखें। अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। b0, b1, b2 की कीमतें हम निकाल चुके हैं, और ये सभी कॉलम्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इनकी कीमतें पुटअप करें तो ये अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। अब टोटल में से अगर हम अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर को माइनस कर दें तो इन दोनों को माइनस करने से ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। स्टैंडर्ड एरर हमने निकालना है, तो स्टैंडर्ड एरर के लिए हमारे पास ये फार्मूला है कि यहाँ पर होगा 3, क्योंकि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में 3 पैरामीटर्स हैं जो हमने एस्टिमेट किए। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 10.894। n की वैल्यू 6 माइनस 3, इसको सॉल्व करें ये न्यूमेरिकल आंसर होगा। अब हम कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन के लिए r स्क्वायर 3.12, क्योंकि तीसरा वेरिएबल जो है वो पहले और दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ये एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर है, ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर है। इन दोनों की कीमतें हम निकाल चुके हैं, इनको सॉल्व करें तो ये हमारा न्यूमेरिकल आंसर आ रहा है। अब हमने इसको इंटरप्रेट करना है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो आप देखें कि 0.6872 indicates 68.72% variation in x3 belongs to, depends to x1 and x2, and remaining 31.28% variation belongs to random error। इसका मतलब है कि x1 और x2 की वजह से जो x3 में चेंज आ रहा है वो 68.72% है, और
31.28% वेरिएशन जो है वो रैंडम एरर्स की वजह से आ रहा है। अब वो पहली एग्जांपल जो आपने शुरू में डिस्कस की थी कि आपके मार्क्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं आपके आईक्यू लेवल के ऊपर और आपके स्टडी आवर्स के ऊपर, ये हमारे दो वेरिएबल हैं। लेकिन आपके मार्क्स सिर्फ इन दो पे ही डिपेंड नहीं करते। इन दो का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल है वो है 68.72%। लेकिन जो बाकी फैक्टर्स हैं, जैसे आपका फैमिली साइज़ क्या है, आपकी फैमिली इनकम क्या है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपका कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, आप लाइब्रेरी में कितना जाते हैं, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ क्या हैं, इस तरह के और भी बेशुमार फैक्टर्स हैं। तो उन सारों का जो इन्फ्लुएंस है वो 31.28% है। इसका मतलब है कि आपके मार्क्स के अंदर जो 68.72% रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके स्टडी आवर्स की है और आपके आईक्यू की है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।